सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का योग और आज हम केवल ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। क्या कोई और भी मेथड है? यस, एनालिटिकल मेथड, जिसे आप मैथमेटिकल मेथड भी कह सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमारा ध्यान केवल और केवल ग्राफिकल मेथड पे रहेगा और यहां पर किसी भी प्रकार के गणित की बात नहीं होगी, किसी भी प्रकार के हम लोग गणितीय पचड़ों में नहीं फंसेंगे। हम आज केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, क्या सदिश का योग अदिश के योग से कुछ भिन्न होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। चलो मान लेते हैं कि आपने पहले ये समझ लीजिए कि स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन में अंतर क्या है। आपको ये नया एडिशन पढ़ने की जरूरत क्यों है, समझिएगा जरा आप। स्केलर एडिशन यानी कि थॉमस एडिशन नहीं ना स्केलर एडिशन यानी कि अदिश योग और ये है सदिश योग। सदिश योग जो आपको आज पढ़ाया जाएगा, जो आज आपको सिखाया जाएगा, लेकिन केवल ग्राफिकल मेथड सिखाएंगे आज। देखो, स्केलर एडिशन में अगर मान लीजिए आपने पहले 4 kg आलू लिया, आलू पसंद है मुझे, ठीक है, 4 kg आलू लिया। उसके बाद आपका मन करता है चलो यार 3 किलो और ले लेता हूं, 3 kg और ले लेता हूं, तो टोटल कितना आलू हो गया आपके पास? 4 3 60 kg हो जाएगा। ओके, ऐसा ही एडिशन होगा। आप पहले 3 kg ले लीजिए, बाद में 4 kg लीजिए, फिर भी टोटल कितना आएगा बच्चे? फिर भी टोटल 7 kg ही आएगा। यह है आपका स्केलर एडिशन। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, जब हम बात करते हैं सदिश योग की, तो जरा समझिएगा। सदिश योग को समझने के लिए हम किसी सदिश का एग्जांपल ले लेते हैं। हम विस्थापन की बात करते हैं। मान लो पहले मैं इधर से इधर की तरफ 3 मीटर चला, इधर से इधर की तरफ पहले मैं 3 मीटर चला, उसके बाद उसी दिशा में मैं 4 मीटर भी चला, उसी दिशा में मैं 4 मीटर भी चला, तो यहां पे मैं टोटल कितना चला हूं? टोटल मेरा विस्थापन कितना है? यहां पर मेरा विस्थापन हो जाएगा यहां पर 4 + 3 यानी कि 7 मीटर। सही है? वैसा ही तो है वैसा ही नहीं है। अभी देखिएगा क्या लफड़े आते हैं यहां पर। और अब मान लो कि पहले मैं इधर को चला 3 मीटर और फिर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं बोला यार अब मैं आगे नहीं, अब मैं पीछे जाऊंगा, और मैं पीछे को आया कितना? पीछे को आया 4 मीटर। तो अब मेरा विस्थापन किधर है? अब मेरा विस्थापन किधर है? कितना है बताइए। देखो, 3 मीटर मैं इधर गया, 3 मीटर, ये 4 मीटर। देखो, हम बात करते हैं जब सदिश की, तो हमको डायरेक्शन को भी लेना होता है। अगर मैं इधर वाले को प्लस ले रहा हूं तो इधर वाले को माइनस लूंगा, तो ये -4 मीटर हो जाएगा, यानी -1 मीटर। यानी मेरा विस्थापन क्या है? अब मेरा विस्थापन मेरे प्रारंभ बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर पीछे की ओर है। अगर इधर को मैं दाएं बोलता हूं तो इधर को मैं क्या बोलूंगा? बाएं बोलूंगा। परिमाण बदल जा रहा है, देखिए परिमाण बदल गया ना। यहां पे भी मैं 4 और 3 को जोड़ा हूं, यहां पे भी हमने 4 और 3 को जोड़ा ही, समझ लीजिए। तो 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1 मीटर हो जाएगा। और आगे समझते हैं। इतना ही नहीं, अभी और समझिएगा, बस समझते जाइए। जितना भी आपके मन की दुविधाएं हैं सब सर्फ एक्सेल से साफ कर दी जाएंगी। कुछ बच्चे बोलेंगे डाक तो अच्छे हैं ना, मतलब दिमाग में जो दुविधा वो अच्छा है। नहीं, दुविधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता बच्चा। आपका माइंड हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपके मन में अगर एक भी दुविधा रहा तो खटकता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। अब मान लो कि पहले को मैं 3 मीटर इधर गया, उसके बाद मैं 4 मीटर इधर को गया। अब मेरा विस्थापन किधर को है? अब मेरा विस्थापन कैसे निकाल लूंगा मैं? ये मुझे निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कैसे निकालेंगे आप?
आप निकालने के लिए चलो नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मुझे ए सी चाहिए। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 दिया 9 और 25 का 5 मीटर आ गया। तो मेरा आंसर 7 मीटर भी है, मेरा आंसर -1 मीटर भी हो रहा है, मेरा आंसर 5 मीटर भी हो रहा है, और सदिश वही है। एक सदिश 3 मीटर का है, एक सदिश 4 मीटर का है। तो यहाँ पर जरा देखिए, जब आप उन्हीं सदिशों को जोड़ रहे हैं तो आपको अलग अलग आंसर मिल रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में थे, यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में हैं, यहाँ पे दोनों लंबवत हैं। हो सकता है वो किसी भी कोण पर हो सकता है 3 मीटर इधर को हो सकता है फिर मैं 4 मीटर में मन करे मीटर चले जाऊं। तो ऐसे हालात में हमको पढ़ना होता है सदिश योग, और सदिश योग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी सदिश राशियां हैं जहां पर आपको ये सब कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए, हम आज बात करने वाले हैं केवल और केवल ग्राफिकल मेथड की ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। इस विधि में देखिए हमारे पास 3 नियम है। एक है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, एक है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, और एक है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ये इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि फैला हुआ रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आज तो हम बता रहे हैं, आपको बार बार बस बता रहे हैं कि आज हम केवल ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। तो हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम समझेंगे, केवल डायग्राम बना बना के समझेंगे। समांतर चतुर्भुज नियम को समझेंगे, डायग्राम बना बना के समझेंगे। किसी भी प्रकार के किसी भी गणितीय व्याख्या की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहां पर हैं, हम यहां पर हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पर हम त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम में जो गणितीय पेच आते हैं उनको समझेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन आज तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान कहां पर है, ग्राफिकल मेथड पे है, ग्राफीय विधि पर है, और सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ठीक है, तो ये तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे होता है और क्या होता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, देखिए नियम क्या कहता है, नियम समझिए। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बहुत ध्यान से समझना है बच्चा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले नियम समझते हैं। क्या कहता है नियम, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में, 2 सदिश हैं उनको क्या करना है, किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाना है, एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाना है, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परंतु विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये त्रिभुज नियम है कि अगर आप 2 सदिशों को किसी एक त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक ही क्रम में प्रदर्शित करना है। अभी समझेंगे क्या तात्पर्य है इसका। एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए समझते हैं बच्चे। चलो मान लेते हैं कि ये है पहला सदिश, ये पहला सदिश है। अब ये वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, बल हो सकता है, कोई सा भी सदिश हो सकता है। इसको नाम दे दिया है वेक्टर ए का, इसको नाम दे दिया है वेक्टर ए का। और अब देखिए कि मान लेते हैं कि भाई हमारे पास दूसरा सदिश भी है, और दूसरा सदिश कुछ ऐसा है। ये है दूसरा सदिश, ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश। और अब क्या करना है, इन दोनों सदिशों को जोड़ना है। नाम तो दे दो मुन्ना, नाम तो दे दो पहले। इस सदिश को बी ले लीजिए, और अब इन दोनों सदिशों को जोड़ना है। इन दोनों सदिशों को जोड़ना है
तो देखिए त्रिभुज नियम क्या कहता है। त्रिभुज नियम से आप कैसे जोड़ेंगे, सब चीज यहां पर नाप जोख के करना है ना बच्चा। चलो मान लेते हैं कि एक विस्थापन है, ये होगा कुछ 7 मीटर का, ये होगा कुछ 8 मीटर का, तो जो भी चीजें हैं आपको प्रॉपर स्केल में मेजर करनी है। ओके, प्रॉपर स्केल से आप मेजर करेंगे। तो अब देखिए ग्राफिकल मेथड से त्रिभुज नियम लगाते हुए आप इन दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों सदिशों का परिणामी कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे आप। तो हमें इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ते हैं, नियम लगाते हैं बच्चा। नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए, यानी कि प्रदर्शित किया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चा। ये पहला सदिश है, इसको त्रिभुज की पहली भुजा द्वारा प्रदर्शित करिए, परिमाण और दिशा दोनों में, परिमाण और दिशा दोनों में प्रदर्शित करिए। उसके बाद ये जो आपका दूसरा सदिश है, इसे त्रिभुज की, तुम यहीं रहो, इसे त्रिभुज की दूसरी भुजा द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। और देखो कैसे करना है, क्या बोला गया था, एक ही क्रम में करना है। तो अगर मान लो O और A दिखा रहा है वेक्टर A को, अगर O और A दिखा रहा है वेक्टर A को और AB दिखा रहा है वेक्टर B को, तो क्या ये दोनों एक ही क्रम में नहीं है। मैं O से A गया फिर A से B गया, O से A गए फिर A से B गए, तो ये दोनों एक ही क्रम में है। तो जैसा नियम कहता है वैसा आपको करना है। किन्हीं भी दो सदिशों को आपको क्या करना है, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित करना है। और जरा याद रखो कि ये जो एंगल है, ये दोनों सदिशों के बीच का एंगल है, जो आपको बकायदा नाप जोख के बनाना है। बकायदा नाप जोख के आप मेजर कर लेंगे ना कि दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना है। ये ग्राफिकल मेथड है, इसीलिए यहाँ पर हम कहीं भी किसी भी मैथमेटिकल यानी कि किसी भी कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल और केवल नापने जोखने पर यकीन करेंगे। और अब देखिए नियम क्या कहता है, अगर आप ऐसा करते हैं कि दो सदिशों को एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में निरूपित कर देते हैं, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो किसको प्रदर्शित करेगा बच्चा, वो प्रदर्शित करेगा परिणामी सदिश को। इन दोनों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा, इन दोनों के सम को प्रदर्शित करेगा, इन दोनों सदिश के योग को प्रदर्शित करेगा, लेकिन विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में कहने का क्या मतलब है, हमने O से A लिया है वेक्टर A को, A से B लिया है वेक्टर B को, लेकिन जो थर्ड वाला साइड है, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, उसको आप B से O नहीं लेंगे। परिणामी किधर होगा, इन दोनों के विपरीत ओर, यानी O से B की ओर होगा, ये होगा वेक्टर R। तो यहां पे वेक्टर R क्या दिखा रहा है बच्चा, वेक्टर R शो कर रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B को। और मैं बार बार परिणामी सदिश कह रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये परिणामी सदिश क्या होता है। बहुत आसान है। परिणामी सदिश दो या दो से ज्यादा सदिशों का परिणामी सदिश एक अकेला सदिश होता है जो उन सभी सदिशों के बराबर अकेले प्रभाव उत्पन्न करता है। मान लो, चलो समझा देता हूं, मान लो मेरे चार बच्चे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे नहीं है अभी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे यहां पर बल लगाते हैं। एक कोई बल इधर लगा रहा है, एक कोई बल इधर से लगा रहा है, एक कोई बल इधर से लगा रहा है, एक कोई बल इधर से लगा रहा है। चार बच्चे चार बल लगा रहे हैं। ओके, मैंने बोला यार तुम हटो, मैं इन सभी चारों के बराबर एक अकेला बल लगा देता हूं। चलो भाई, तो वो चारों बच्चे जो मिलकर, चारों बच्चों का बल जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा था, मेरा बल वो अकेला प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो मेरा जो बल है, मेरे द्वारा जो लगाया गया बल है, उन चारों बलों का क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। ओके, तो ये था मतलब परिणामी सदिश का। तो समझिए जरा, वापस आते हैं त्रिभुज नियम पर। त्रिभुज नियम क्या कहता है,
कि यदि आप दो सदिशों का परिणामी निकालना चाहते हैं, दो सदिशों को जोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, उन दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित करिए, एक ही क्रम में प्रदर्शित करिए। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, लेकिन विपरीत क्रम में। और आप निकालेंगे कैसे, देखिए आपने OA को नाप के बनाया था, आपने AB को नाप के बनाया था। जब आप इस OB को नापेंगे तो आपको मिल जाएगा R का परिमाण। जब आप इस OB को नापेंगे तो आपको मिल जाएगा R का परिमाण, और बोला जाएगा बताओ ये कौन सी दिशा में है, तो इस एंगल को मेजर कर लेना। अरे भाई परिणामी भी तो सदिश ही है ना, दो सदिशों को आप जोड़ेंगे तो परिणामी सदिश भी एक सदिश होगा। तो अगर इस आप OB को नापते हैं आपको लंबाई मिलेगा, और लंबाई क्या दिखाता है, लंबाई सदिश के मैग्नीट्यूड को दिखाता है, यानी कि परिमाण को दिखाता है। डायरेक्शन के लिए आप चांदा लेके नाप लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एनालिटिकल मेथड पे आएंगे, मैथमेटिकल मेथड पे आएंगे, तो वहां पे सब काम फॉर्मूले से होगा, लेकिन वहां भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम इज मस्ट, मस्ट नहीं मस्ट, डायग्राम बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम का चीज नहीं समझ में आएगा। चलिए और देखते हैं कि क्या हमेशा ऐसा ही कंडीशन मिलेगा, नहीं। सदिश को तो कोई सा भी सदिश किधर भी हो सकता है। मान लो एक सदिश इधर हो गया, ओके, और उसके बाद कलर लेना जरूरी है, कलर लेना जरूरी है बच्चा। चलिए ये ऐसा एक सदिश हो गया, एक और सदिश ले लेता हूँ, एक सदिश मान लो ऐसा हो गया, चलो ऐसा ले लूँ क्या, ऐसा ले ले, चलो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। चलिए इन दोनों को जोड़ना है, ये प्लस हो गया, इसको मैं सदिश A बोल देता हूँ, इसको मैं सदिश B बोल देता हूँ। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सदिशों को उनके समानांतर कहीं भी ले जा सकते हैं, ले जाइए, क्लोन बनाओ ना भाई, क्लोन बनाओ पहले। ये मैं ले आया, ये मेरे त्रिभुज की पहली भुजा हो जाएगी, ये मेरे त्रिभुज की पहली भुजा हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने इस सदिश को त्रिभुज की पहली भुजा द्वारा निरूपित कर दिया। ओके, आपने इस सदिश को त्रिभुज की पहली भुजा द्वारा निरूपित कर दिया। आप सदिशों को समानांतर कहीं भी ले जा सकते हैं, समानांतर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको ला के मैं यहां पे रखूंगा, ध्यान दो कहां रखूंगा मैं, यहां नहीं रख देना, दोनों को एक ही, अब यहां से मत कर देना कि चलो ये लो, ऐसा यहां पे नहीं होगा, ऐसा होगा समांतर चतुर्भुज नियम में। आपको दो सदिशों को एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करना है, एक ही क्रम में करना है। OA वेक्टर A को, AB वेक्टर B को, और अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तीसरी भुजा बना लीजिए। क्या ये तीसरी भुजा होगी, क्या ये त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, कौन से क्रम में लेंगे, विपरीत क्रम में लेंगे। OA और AB एक क्रम में है और OB उन दोनों के विपरीत क्रम में है। ये किसको दिखाएगा, वेक्टर R को दिखाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B को। ये अगर आप लंबाई नाप लेंगे, OB की लंबाई नाप लेंगे, इस परिणामी सदिश का परिमाण मिल जाएगा। और अगर आप ये एंगल नाप लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो पहले सदिश से कौन से कोण पे है, तो आपको दोनों मिल जाएगा। तो ये है ग्राफिकल मेथड। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम की। अब बात करते हैं सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम की। समझ लो कि जमीन पर ये बहुत बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सा बक्सा, ये बहुत बड़ा सा बॉक्स है, मेरा अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया, लेकिन आपको पता है कि हर फ्रेंड क्या होता है, मैं बोला भाई इसको इधर खींच, मैं बल इधर लगा रहा हूं, ठीक है, तो बोलता नहीं यार मैं इधर खींचूंगा। मैं बोला भाई इधर खींच, तो बोलता नहीं यार मैं इधर खींचूंगा। तो इस डब्बे पे दो बल लग रहे हैं, एक बल F1 और एक बल F2, दो सदिश समझ सकते हो आप। बल क्या है, सदिश है,
तो एक बल इधर को लग रहा है, एक बल इधर को लग रहा है। अब ये बताइए, ये बक्सा इधर को जाएगा कि इधर को जाएगा? बक्सा इन दोनों के बीच को कहीं जाएगा, जाएगा ना। और यही क्या होगा, एक्चुअली में बक्सा किधर को जाएगा? इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो परिणामी बल होगा, उस दिशा में जाएगा। तो ये देखिए, ये कौन सा नियम है? ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए समझते हैं कि पहले ये वेक्टर एडिशन का जो समांतर चतुर्भुज नियम है वो क्या कहता है। नियम बहुत आसान है। यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए। पहले आप क्या कर रहे थे त्रिभुज नियम में? त्रिभुज नियम में आप दो सदिशों को एक त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे एक ही क्रम में। यहां पे क्या करना है? समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करना है। तब उनका जो परिणामी होता है, उन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये एक सदिश हो गया, ये एक सदिश हो गया, ये एक सदिश ए हो गया, ये एक सदिश बी हो गया। आपने क्या किया? आपने दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो नियम यह कहता है कि जो परिणामी है वो विकर्ण द्वारा दिया जाएगा। तो विकर्ण तो आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन यही है, इसलिए यहां पे बता दिया है कि उस विकर्ण द्वारा दिया जाएगा जो कहां से होकर जाएगा? उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाएगा। तो कैसे करेंगे आप? अगर आप ग्राफिकल में, अच्छा नियम शायद, अच्छा आंखों में बसाना है, बसा लो। आंखों में बसे हो तुम, इनको बसाओ आंखों में। सदिशों के योग का जो समांतर चतुर्भुज नियम है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर इस नियम से जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाना है। तब उन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और कौन से विकर्ण से? जो कटान बिंदु से होकर जाएगा, जो कटान बिंदु से होकर जाएगा। चलिए समझते हैं। ग्राफिकल मेथड है तो थोड़ा सा कलाकारी तो दिखाना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं बच्चा, चलो मान लेते हैं कि ये, ओए होए नहीं मानोगे, मानना तो पड़ेगा। चलो मान लेते हैं ये पहला सदिश है, इसका नाम जो भी देना है आप दे सकते हो। इसका नाम वेक्टर ए है। और मान लिया हमने ये क्या है? ये दूसरा सदिश है बच्चा। तो चलो इसको ऐसे लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। हालांकि हो तो कैसे भी सकता है, उस पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा वेक्टर बी। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे करेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम यह कहता है कि आप क्या करिए, आप उन दोनों सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये पहली भुजा हो गई मेरी और ये दूसरी भुजा हो गई। संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर देना है। तो चलो मान लेते हैं कि ये ओ ए है, ये ओ बी है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं। ये वेक्टर ए के लिए है, ये वेक्टर बी के लिए है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लीजिए। पहले आप समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बनेगा ना ये? हाँ ऐसा ही बनेगा। ये बन गया समांतर चतुर्भुज। तो अब नियम ये कहता है कि इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो किसे दिया जाएगा? ओ दिया जाएगा
उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा यानी वेक्टर आर। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, परिमाण निकालना है तो आप इसको लंबाई को नाप लेंगे। डायरेक्शन निकालना है, ए से निकालना है डायरेक्शन तो इस एंगल को नाप लेंगे, बी से निकालना है डायरेक्शन तो इस एंगल को नाप लेंगे, तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा, और याद रखना है कि कौन से एंगल पे हैं। इन दोनों सदिशों के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को ध्यान रखना है। अपने मन से कुछ भी एंगल नहीं बना देना। सदिशों को मैंने बोला ना आप समानांतर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि चलो ये हो गया पहला सदिश, ओके, ये हो गया पहला सदिश, ये हो गया दूसरा सदिश, ये हो गया पहला सदिश, ये हो गया दूसरा सदिश। ये आपको दिख रहा होगा इस कलर में, ये भी दिख रहा होगा आपको उसी कलर में। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे आप? लगाना है समांतर चतुर्भुज नियम। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करिए, जगह की आवश्यकता है बच्चा। ठीक है, तो आप सदिशों को समानांतर कहीं भी ले जा सकते हैं, उनको रोटेट घुमा नहीं सकते। उनके डायरेक्शन को आप ऐसा नहीं कि इसको घुमा दिया ऐसा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना अपने मन से। आप समानांतर कहीं भी ले जा सकते हैं। समानांतर उठा के ले आइए, समानांतर उठा के लाइए। देखो समानांतर ले जा रहा हूं मैं, कहीं भी ले जा रहा हूं मैं, समानांतर ले जा रहा हूं। देखिए कहीं भी मेरा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी मैं इसके एंगल को चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ले आया ये, और ये क्या हो जाएगा? मेरे समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा हो जाएगी जो दिखा रही है वेक्टर ए को। क्लियर? और अब ये मैं इसको लेकर जाऊंगा, ये देखिए ये दिखा रहा है मेरे समानांतर चतुर्भुज के दूसरी भुजा को, जो कि किसके लिए है? जो निरूपित करेगा वेक्टर बी को। और दोनों के बीच एंगल जो था वही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही एंगल है, उस एंगल को आपको चेंज नहीं करना है। और अब आप कंप्लीट कर लीजिए समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसके पहले पहला लाइन ले लो। ठीक है, ये हो गया। तरीका देखिएगा कैसे करना है। उसके बाद इसके पहला एक लाइन ले लो, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो परिणामी है वो समांतर चतुर्भुज नियम से किसे दिया जाएगा? इस वाले सदिश से दिया जाएगा, इस वाले सदिश से दिया जाएगा। देख लीजिए, ठीक है बच्चा, इस वाले सदिश से दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका परिणामी सदिश वेक्टर आर। लंबाई नापेंगे, परिमाण मिल जाएगा, एंगल नापेंगे, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। यहां पर हम नाप जोख के काम चला रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन पे फोकस रहेंगे। तो ये था सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। और अब बात करते हैं, अभी तक देखिए जब हमने त्रिभुज नियम की बात करी, जब हमने समांतर चतुर्भुज नियम की बात करी, तो हमने केवल दो सदिशों को लिया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन ही तो भुजाएं हैं, उसमें दो सदिश तो आपके सदिश हो जाएंगे जिनको जोड़ना है। हाँ, तो ठीक है कि तीसरी भुजा परिणामी को दिखा देगी। लेकिन क्या हो अगर आपके पास 3 या 4 या 5 या 6 सदिश हों? अगर 2 से ज़्यादा सदिश होंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, त्रिभुज नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम हो गया। अब बहुभुज नियम देखो क्या कहता है। ये जो नियम है पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जो बहुभुज नियम है वो त्रिभुज नियम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, फैला हुआ रूप है। इस नियम की सहायता से 2 से अधिक सदिशों का योग या परिणामी ज्ञात किया जाता है। योग ही तो परिणामी है बच्चा। 2 से अधिक। और इसके अनुसार क्या है? इस नियमानुसार यदि 2 से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। बहुभुज क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारी भुजाएं हैं, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। तो किसी भी खुले बहुभुज, बंद नहीं कर लेना अपने मन से,
जो जो सदिश होंगे वो आपको जोड़ते जाना है। आपका जो बहुभुज है खुला होना चाहिए। अभी हम समझेंगे, करके देखेंगे, अच्छा लगेगा। किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। आप ये नियम पढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप करके नहीं देखेंगे। चलो मान लिया कि ये पहला सदिश है, ठीक है। मान लिया कि ये दूसरा सदिश है, ठीक है। मान लिया कि ये तीसरा सदिश है, ठीक है। और लेना है। चलो मान लिया कि चौथा सदिश है। 4 सदिश हैं आपके पास। चलो कलर सबका सेम ही ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे कलर तो ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। ओके 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 ओके। तो हमारे पास 4 सदिश हो गए बच्चा। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। हो सकता है 4 बल हो, किसी एक ही सामान पे लग रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में। तो देखो अब आपका सामान, मान लो यहाँ पर डब्बा है, ये इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक डब्बा है, ऐसा डब्बा यानी कि बॉक्स, बॉक्स यानी कि बक्सा, सामान, लगेज। तो अब कोई इधर से खींच रहा है, 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 लेकिन ये जाएगा किधर को? बक्सा जाएगा इन सभी, अगर ये बल है तो ये बक्सा जाएगा इन सभी बलों के परिणामी बल के दिशा में। परिणामी निकालना है यानी सबको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो क्या कहता है बहुभुज नियम? बहुभुज नियम ये कहता है कि आप जितने भी सदिश हैं उसे क्या किसे निरूपित करिए? बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित करिए। चलो निरूपित करते हैं। ये हो गया पहला, ठीक है। आप बिल्कुल भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरा। देखो बहुभुज बना रहा हूं मैं, एक ही क्रम में प्रदर्शित किया है मैंने, एक ही क्रम में प्रदर्शित किया है। उसके बाद हो गया तीसरा, ये देखिए तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा भी ले लो, चौथा भी ले लो। अरे भाई 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 ऐसा मत कर भाई भाई, ठीक है। इसका भी इलाज नहीं है, रुको 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 रुको, इसको यहाँ रखता हूँ मैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स चले जा रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स चले जाने के बाद समस्याएं तो हो रही हैं मेरे को। हाँ ठीक है, यहाँ पे जौहर दिखाएंगे अब हम अपना। चलिए तो इसकी क्लोनिंग करके हम ले चलते हैं उधर, इसको खिसका के, ये देखिए। और अब आप समझने की कोशिश करिए हमने क्या किया। हमने इन चारों सदिशों को एक खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित किया है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी है। तो अब इन सभी सदिशों का परिणामी किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? उस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन विपरीत क्रम में। उस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन विपरीत क्रम में। मान लीजिए वो ए है, ये ए बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या हो गया यहाँ पे? वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी हो गया। कितना आसान है। क्या करना है आपको? जब आपके पास 2 से ज्यादा सदिश हैं तो आप कौन सा नियम यूज करेंगे? आप नियम यूज करेंगे बहुभुज नियम। अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो, अगर आप नाप जोख के काम चला रहे हैं तो आपको क्या करना है? सदिशों को बहुभुज के भुजाओं के रूप में निरूपित करते जाना है, बंद नहीं कर देना। तो अगर सदिशों को एक बहुभुज के भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो जो परिणामी सदिश होगा उस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा होगी। लेकिन आपको क्या लेना है? विपरीत क्रम में लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है।
तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी का परिणामी हो जाएगा वेक्टर आर। चलिए करके देखते हैं क्या सही में होगा। चलो बताते हैं, होगा, बिल्कुल होगा। देखो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों एक क्रम में है, तो क्या इसका परिणामी ये नहीं होगा? होगा ना। तो इसका परिणामी क्या लिख देंगे आप? इन दोनों का परिणामी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। देखो ना भाई, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही क्रम में है, तो ये जो ओ बी होगा इन दोनों के परिणामी को शो करेगा। क्लियर है अब? और अब देखिए ये वेक्टर ए प्लस बी यानी कि ओ बी और ये बी सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये दोनों एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो रहे हैं और एक ही क्रम में हैं, तो ये क्या होगा? तो ये जो सदिश बनेगा ये क्या दिखाएगा बच्चे? क्या ये सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को नहीं दिखाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये ऑलरेडी है, वेक्टर सी ऑलरेडी है, ये त्रिभुज की पहली भुजा, ये त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो तीसरी भुजा क्या करेगी? इन दोनों के परिणामी को शो करेगी, इन दोनों के परिणामी को दिखाएगी, दिखा दी। और अब देखिए लास्ट में जो आपके पास है सो है, ये हो गया ओसी जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को दिखा रहा है, ये त्रिभुज की पहली भुजा हो गई। सी डी जो कि वेक्टर डी को दिखा रहा है, ये दोनों एक ही क्रम में हैं और एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो रहे हैं, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी होगी? ओडी होगी, जो किसको दिखाएगी? इन दोनों के परिणामी को दिखाएगी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी को दिखाएगी। ये मिल गया आपको। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? तो अगर दो सदिश हैं तो आपका काम चल जाएगा त्रिभुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से। अगर दो से ज्यादा सदिश हैं तो आप बहुभुज नियम लगा सकते हैं। चलिए और अब देखते हैं सदिशों के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और कई बच्चों को तो क्रम विनिमय ही नहीं पता होगा। देखो अगर आप 4 प्लस 3 करते हैं तो आपको 7 मिलेगा, आप 3 प्लस 4 करते हैं तो भी आपको 7 ही मिलेगा। अडिश तो है, अडिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कैसे भी जोड़िए आपको आंसर सेम ही मिलता है। लेकिन जो वेक्टर एडिशन है यानी जो सदिशों का योग है, ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह है बच्चा कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, द आंसर विल बी सेम। आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करिए या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करिए, आंसर सेम होगा। करके देखते हैं होता भी है कि नहीं। केवल लिखने से तो काम नहीं चलेगा। मान लिया ये वेक्टर ए है, ठीक है, मान लिया कि ये वेक्टर बी है, ओके, ये वेक्टर बी है, कहां गया ये वेक्टर बी है। चलिए वेक्टर ए वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इसके समानांतर इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना आप, इसके समानांतर भी को शिफ्ट करिए तो ये भी क्या होगा? ये भी वेक्टर बी होगा। ये वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी, डायरेक्शन भी सेम है, परिमाण भी सेम है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर बी एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। और जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लगाएंगे, निकालना जब आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लगा लीजिए सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। परिणामी किसे दिया जाएगा? परिणामी इस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा दिया जाएगा। परिणामी इस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा दिया जाएगा। विपरीत क्रम में है देखिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या मिल गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया वेक्टर आर। मिला ना बच्चा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ गया वेक्टर आर। लेकिन अब क्या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी वेक्टर आर होगा? देख लेते हैं करके। अब देखो अगर ये वेक्टर ए है तो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं यहां पर, कर दिया ना शिफ्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है। सदिशों को समानांतर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है। और अब देखिए यहां से चलिए, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्या मिलेगा आपको?
आपको मिलेगा ना वेक्टर आर। वेक्टर बी इधर से इधर की ओर है, वेक्टर ए इधर से इधर की ओर है, और परिणामी क्या होता है, इन दोनों के विपरीत क्रम में होता है। तो क्या इन दोनों के विपरीत क्रम में है, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, तो ये इधर से इधर नहीं आ रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के परिणामी को दिखा रहा है। यानी कि क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यानी कि सदिशों का जो योग है वो क्या करता है बच्चा, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हमने ये सिद्ध भी किया है, आता है कभी कभी एग्जाम में, दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आप करेंगे ऐसा। आगे देखिए, सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य यानी कि सखा, सखा यानी कि संगी। मान लो कि आपके पास 3-4 सदिश हैं, जितने भी हैं, हम 3 लेके चलते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों को जोड़ोगे तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों को जोड़ोगे। अच्छा, पहले साहचर्य नियम को समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। देखो बच्चा, मान लो मैं 4 को जोड़ रहा हूं प्लस 3 को जोड़ रहा हूं प्लस 8 को जोड़ रहा हूं, तो पहले मैं क्या करता हूं, 8 और 3 को जोड़ता हूं, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 11 और 4 15 आएगा। और यही काम अगर मैं 4 प्लस 3 को पहले जोड़ लूं फिर 8 को जोड़ूं तो भी आंसर 15 आएगा। यही होता है साहचर्य नियम। पहले इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड करिए, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड करिए, द आंसर विल बी सेम। ऐसा सदिश में तो होता ही होता है। क्या सदिश में भी ऐसा होता है कि पहले बी और सी को जोड़ लूं, उसके बाद ए को जोड़ूं, या फिर पहले ए और बी को जोड़ लूं फिर उसके बाद सी को जोड़ूं, तो क्या आंसर विल बी सेम? क्या दोनों ही परिस्थितियों में क्या हमारा उत्तर समान आएगा? तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साहचर्य नियम का पालन करता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करिए, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करिए। यानी पहले इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़िए, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़िए, आंसर सेम आएगा। हल करके देखते हैं, हल यानी कि सिद्ध करके देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। देखो यार, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ जो है सिद्ध करके दिखानी पड़ती है, सब चीज़ यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो चलिए पहले 3 सदिश ले लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। चलिए मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, चलिए मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है, चलिए मान लीजिए कि ये वेक्टर सी है। 3 सदिश हो गए आपके पास, देख लीजिए। वेक्टर ए कलरफुल चाहिए तो कलर ले लो आप, ये हो गया ब्लू, इसको भी ले लो ब्लू, और इसको भी ले लो ब्लू। इन तीनों को जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर सी हो गया। तो पहले इधर का देख लेते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने के बाद वेक्टर सी जोड़िए। तो पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे आप? त्रिभुज नियम लगाएंगे। इसको शिफ्ट करके मैं ले गया, यहाँ पर ले आया, त्रिभुज की पहली भुजा द्वारा दिखा दिया। इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आया, त्रिभुज की दूसरी भुजा द्वारा दिखा दिया। देखिएगा जरा, ठीक है। त्रिभुज की पहली भुजा द्वारा मैंने ए को दिखाया, त्रिभुज की दूसरी भुजा द्वारा मैंने बी को दिखाया। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। और अब इनका जो परिणामी होगा, क्या त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा विपरीत क्रम में? बिल्कुल किया जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को सेपरेटली भूल जाइए। अब आपके पास क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि एक सदिश है। इसमें किसको जोड़ना है? इसमें जोड़ना है सदिश सी को। तो सदिश सी को यहाँ ले आइए। आप अभी भी क्या लगा रहे हैं? अभी भी आप सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगा रहे हैं। आपने पहले सदिश को दिखा दिया त्रिभुज की पहली भुजा द्वारा, आपने दूसरे सदिश को दिखा दिया त्रिभुज की दूसरी भुजा द्वारा।
परिणामी कैसे दिखाया जाएगा? परिणामी दिखाया जाएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, परंतु विपरीत क्रम में, परंतु विपरीत क्रम में। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, देखिए किसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को शो कर रहा है। यही आपका वेक्टर आर है, यही आपका वेक्टर आर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये जो भुजा है, नाम देना है दे सकते हैं, ओ ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, ओ ए बी सी। क्लियर है? ये पहला तरीका हो गया। जब आपने क्या किया, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा, उसके बाद वेक्टर सी को जोड़ा, आपको परिणामी मिला है ओ सी, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। पहले क्या करना है? पहले बी और सी को जोड़ लेना है, उसी में हम करेंगे, उसी डायग्राम हम थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे। पहले बी और सी को जोड़ लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जब मैं पहले बी और सी को जोड़ लूंगा, देखो बी को देखिए और सी को देखिए, बी को देखिए और सी को देखिए, ये हो जाएगा त्रिभुज की पहली भुजा, ये हो जाएगा त्रिभुज की दूसरी भुजा, जो कि दोनों एक ही क्रम में लिए गए हैं। वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों एक ही क्रम में लिए गए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको? इन दोनों को पहले जोड़ देना है, तो ये परिणामी आ जाएगा, इन दोनों का आएगा ना बच्चा। इन दोनों का परिणामी क्या आ गया? इन दोनों का परिणामी आ गया, देख लीजिए क्या आ गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल गया आपको, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्वेश्चन जैसे बोला है, क्वेश्चन नहीं है, जहां जैसा यहां पे है वैसा ही करना है। जैसे कि पहले वाले में क्या था, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना था, पहले आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा, आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया। उसमें किसको जोड़ना था? वेक्टर सी को जोड़ना था, आपने वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी, आपने वेक्टर सी को जोड़ दिया, तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर सी, जो कि इस भुजा द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। हमने इस वाले केस में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाया है दो बारी, एक बारी यहां पर और एक बारी यहां पर। वही काम मैं यहां भी कर रहा हूं। पहले मैं बी और सी को जोड़ रहा हूं बच्चा, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, इधर को टिडिक टू टिडिक टू टिडिक टू टिडिक टू टिडिक टू टिडिक टू, ये कुछ होता है मारियो गेम में, नहीं उसका म्यूजिक टुनुंग 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 कुछ ऐसा था ना। वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी को आपने एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिया, एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिया। तो ये जो भुजा होगा ये किसको निरूपित करेगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को। और अब जरा ध्यान दो, अब ये गुलाबी लाइन पे ध्यान दो। वेक्टर ए को आपने जोड़ दिया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, वेक्टर ए को आपने जोड़ दिया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, तो अभी भी परिणामी क्या होगा बच्चे? अभी भी परिणामी वही होगा, देख लीजिए अभी भी परिणामी वही है। क्लियर है क्या ये? जब आपने वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ा, आपको परिणामी मिला वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में किसको जोड़ना है? वेक्टर ए को जोड़ना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, उसे ही मिलेगा, यानी कि ये सही है। तो सदिशों का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है, सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन भी करता है। चलिए, और अब देखिए आपने सीख लिया कि सदिशों को जोड़ना कैसे है, लेकिन सदिशों को घटाना कैसे है? सदिशों को घटाएंगे कैसे? चलिए समझते हैं कि सदिशों को घटाना कैसे है। मान लिया हमने कि ये पहला सदिश है, और मान लिया हमने कि ये इधर कहीं दूसरा सदिश है, ये दूसरा सदिश है, ये पहला सदिश जिसको हम वेक्टर ए बोल रहे हैं, दूसरा सदिश जिसको हम वेक्टर बी बोल रहे हैं। जोड़ना तो पता है ना, जोड़ना तो हम सीख गए हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो ये जो तीसरी भुजा होगी किसको दिखाएगी? तीसरी भुजा दिखाएगी परिणामी को दिखाएगी। तीसरी भुजा दिखाएगी परिणामी को। अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर आर हो जाएगा। और वेक्टर आर क्या है? यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। लेकिन क्या हो अगर मुझे निकालना है, क्या हो अगर मुझे निकालना हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
अगर मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना होगा, अगर मुझे इस सदिश में से इस सदिश को माइनस करना होगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बस। मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए में जोड़ दूंगा किसको, माइनस वेक्टर बी को। मैं अभी भी समी करूंगा, मैं वेक्टर ए में जोड़ दूंगा माइनस वेक्टर बी को, और प्लस बी को माइनस बी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देना है, परिमाण उतना ही रखना है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। जरा समझिएगा, समझिए कैसे करना है। आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए को जोड़ देंगे माइनस वेक्टर बी के साथ। ये रहा पहला सदिश, ये वेक्टर ए है, और इसमें से घटाना है माइनस वेक्टर बी को। तो अगर आप इसे उठा के लाएंगे तो ये क्या है, अगर आप इसको यहां उठा के लाए तो ये वेक्टर बी है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा, ये तो वेक्टर ए है, ये बन जाएगा माइनस वेक्टर बी, ये बन जाएगा माइनस वेक्टर बी। वेक्टर बी इधर की तरफ था, वेक्टर बी इधर की तरफ था, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है वेक्टर बी इधर की तरफ था, माइनस वेक्टर बी जस्ट उसके अपोजिट की तरफ होगा। और अब इन दोनों का परिणाम ही निकाल लीजिए, लगा लीजिए जो नियम लगाना है। ये दोनों एक क्रम में है, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी एक क्रम में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिणामी हो जाएगा। किसको शो कर रहा है, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को शो कर रहा है। तो जहां भी सदिशों का व्याकलन करना होगा, जहां भी सदिशों को घटाना होगा, आप ये ट्रिक यूज करेंगे। आप घटाने के पीछे नहीं जाइए, आप बोलिए चलो ठीक है हम जोड़ेंगे ही, हम वेक्टर ए में जोड़ देंगे माइनस वेक्टर बी को। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने, अच्छा यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाने का अर्थ होता है पहले सदिश में दूसरे सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना। पहले सदिश में दूसरे सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना, अपोजिट वेक्टर को जोड़ दीजिए, आपको आंसर वही मिलेगा। क्लियर है ये? तो आज आपने सदिशों के योग के ग्राफिकल मेथड को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, और यहां पे हमने कहीं भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।